सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी बैठी है चंचल, अपनी चंचल शोक अदाओं के साथ, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मंदाकिनी जी, आपका बड़ा अच्छा परिचय आपने दिया है और हमारे सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भाई आपका नाम चंचल है और हो भी आप चंचल, क्योंकि मैं जब आपसे मिलती हूँ तो आपकी बातों से तो यही लगता है कि आपका स्वभाव भी उतना ही चंचल। अब देखिए ना, कितने सारे काम लेकर बैठी हैं आप। एक तरफ मोबाइल में पता नहीं क्या देख रही हैं, एक तरफ आपकी स्क्रिप्ट पड़ी है, एक तरफ ये कॉपी और ये रजिस्टर। भगवान जाने आप कर क्या रही हैं। भाई कोशिश तो मैं यही कर रही थी कि मैं कमेंट्स भी हमारे जो श्रोता भेज रहे हैं उन्हें देखती रहूं और इधर जो कुछ आगे सामने पन्ने पड़े थे इनको अरेंज कर लूं, फिर गाने कौन से बजाने हैं, सभी तरफ मेरा ध्यान था। लेकिन आपकी बात से मेरा ध्यान भी गया इस तरफ कि हाँ भाई आज ये बात हम करने ही वाले हैं कि एक बार में एक ही काम हमें करना चाहिए। तो अब एक काम मैं करूं। मुझे पता है आप क्या काम करने वाली हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को भी बताइए और खासतौर से हमारी सखियों को कि बहुत सारे काम फैलाकर सखियां जब घर में रख लेती है ना, तो फिर वो दिन भर झुंझुलाती हैं, चिड़चिड़ाती हैं और बच्चों पर, पति देव पर अपना गुस्सा निकालती हैं। तो एक समय में, समय के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से एक ही काम करें, वो काम पूरा हो जाए। ये ना हो कि इधर रोटी बनाना है, उधर कपड़े धोने की मशीन लगा दी और तीसरी जगह पानी भर रहे हैं और चौथी जगह आप कुछ और कपड़े की प्रेस लगा रखी है। तो ये न करें, कोई भी एक काम फिर ठीक से नहीं हो पाएगा। तो अभी हम बताते हैं कि हम आज किन विषयों पर बात करने वाले हैं। एक तो यही बात कि भाई एक साथ में एक ही काम करना है, बहुत सारे काम नहीं लेकर बैठे हैं। इस पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। और सोमवार के दिन हम सखी विशेष में एक महिला खिलाड़ी की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पूर्णिमा महतो के बारे में, जो कि एक तीरंदाज है। वाह क्या बात है। और अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन सप्ताह अभी हम मना रहे हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। एक बड़ा खास दिन है जो है कि विश्व क्षय रोग दिवस। अच्छा, तो इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए जो है हमें देंगे जानकारी डॉक्टर अनिल कुमार, और इनसे बातचीत करेंगे यूनुस खान जी। तो ये महत्वपूर्ण बातचीत है, हमारे श्रोता सुनेंगे और आज के जमाने में कितना सचेत हमें रहना है इस भेंटवार्ता से हमें ज्ञात होगा। तो पहले क्या करना है? पहले गीत से शुरुआत करेंगे, बाकी बातें तो होती ही रहेंगी पूरे कार्यक्रम में। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें, तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं हम क्या करें। लुटे जलता नहीं हम क्या करें, ये दिल तुम कहीं लगता नहीं हम क्या करें। हाँ तो चंचल क्या करें हम भी, हम एक बार में एक ही काम करें हम यही कर सकते हैं। और इसका फायदा ये भी होता है कि एक काम अगर हम करते हैं तो उसे समय पर पूरा कर पाते हैं, काम ज्यादा कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो काम हम कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस बढ़ता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने की बजाय समझदारी से हम काम कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या होता है चंचल कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, दिमाग हर समय सूचनाओं से भरा होता है। जैसे बहुत सारे दृश्य हैं, बहुत सारी आवाजें हैं, विचार हैं, बहुत सारी बातें हमारे दिलो दिमाग में घूमती रहती है। तो जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो हम वास्तव में मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के लिए एक साथ दो कामों पर ध्यान जो है केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है ना। तो वास्तव में क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो बार बार इन दो या दो से ज्यादा कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा होता है। और जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम हर काम को औसत दर्जे का करते हैं और ये हमारी याददाश्त को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना कि हमारा जो दिमाग है बार बार स्विच होता है, इस काम पर उस काम कर। बिल्कुल लगता तो ये है देखने वाले को कि हम एक साथ में 4 काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग एक बार में एक ही काम कर रहा होता है और कहीं भी फोकस एक जगह पर हो नहीं पाता। बिल्कुल, तो काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। और एक बार में अगर हम एक ही काम को पूरा करना लग जाए तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग इससे उत्तेजित भी कम होता है और गहराई से हम उस काम को कर पाते हैं, बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अपना समय, ध्यान, ऊर्जा बहुत सारी चीजों में एक साथ हमें फैलाना नहीं पड़ता और इर्द गिर्द ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें ये सुविधा देता है। गहराई से हम सोच पाते हैं, किसी भी काम को रचनात्मक तरीके से करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी जो है ना वो ज्यादा निकल कर आती है। और एक बात और है कि जब हमारा मस्तिष्क ज्यादा उत्तेजित होता है ना तो ये अधिक डोपामाइन जो एक रसायन है वो जारी करता है। और जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि जब हम मल्टीटास्किंग या अधिक उत्तेजित होकर कोई काम करते हैं तब ये हमारी उत्पादन क्षमता जो है, प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है।
है तो इस बात को हमें समझना है कि हमें एक ही वक्त में कितना काम करना है। तो जब हम एक से ज्यादा काम एक बार में करने की कोशिश करते हैं तब हमारे ध्यान का कुछ जो हिस्सा है वो पहले के कामों पर अटक जाता है और हम जितने व्यस्त होते हैं उतने ही काम बदलते रहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा व्यस्त होना हमारी गहरी एकाग्रता को कम करता है और काम से ध्यान भटकने के बाद क्या होता है, यही कि दोबारा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। कितना समय लगता है और अलग अलग समय लगता है जिसका हमें भान नहीं होता। बिल्कुल, और इसका कारण यही होता है कि जो मानव मस्तिष्क है वो एक साथ में दो अलग अलग कामों के बारे में सोचे, ये तार्किक रूप से संभव नहीं हो पाता है। तो बेशक हमारे लिए एक साथ कई काम करना संभव तो है और हम कर भी सकते हैं, जैसे कि किताब पढ़ते हुए नाश्ता कर सकते हैं या टीवी देखते देखते हम कोई काम कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर ये चीज संभव नहीं हो पाती। जैसे रेडियो सुनते सुनते भी हम बहुत सारे काम करते हैं, तो हर काम के साथ में हम इस चीज को जोड़ नहीं सकते हैं कि 2 या 3 काम एक साथ में करेंगे। सिर्फ सुन रहे हैं, कान में जा रही, और फिर अगर हम इस्त्री कर रहे हैं या खाना पका रहे तो ये काम चलता है। हाँ, ये तो हम करते भी हैं। लेकिन कई बार अगर हम डूब गए उस गाना सुनने में तो हमारा जो खाना बनाना है, इस्त्री करना है, जो भी काम करें वहां से थोड़ा तो हम भटक डिस्टर्बेंस होता है ना। कई बार प्याज जल जाती है ना। हाँ। आप किसी बात को सुनने में लग जाते हैं तो पता चला कुकर में प्याज है वो जल गई है, या प्रेस जो रखी है आपने कपड़ा जल गया है ना। तो करते हैं, लेकिन वो हर बार सफल हो पाए ये जरूरी नहीं होता। तो ऐसा काम नहीं करें कि जहां आप खुद डिस्टर्ब हो और कोई नुकसान हो आपके बार बार के भटकाव से। तो हम खुद को भटकाव से बचाकर बेहतरीन काम करने के मौके खोज सकते हैं और इसमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ध्यान से हम अपनी एकाग्रता को विकसित कर सकते हैं और हर बार जब हम ध्यान वापस केंद्रित करते हैं तो हम अपनी एकाग्रता को काम में लाते हैं और अपनी कार्य जो प्रणाली है उसको भी हम विकसित कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग एक साथ बहुत सारे काम करने के दावे करते हैं, बिल्कुल, जबकि हम जानते हैं कि हमारे दिमाग जो है वो इस तरह का है कि एक से ज्यादा काम पर ध्यान केंद्रित करने में उसे बहुत कठिनाई होती है, और जिनमें दिमाग लगाने या ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, जो भी ऐसे काम हैं, तो जो मल्टीटास्कर होते हैं ना वो इन कामों में पिछड़ ही जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी चंचल आजकल तो बहुत सारा ध्यान भटकाने के जो है कई गैजेट्स आ गए हैं, स्मार्टफोन, कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार आने वाले संदेश, ये हमें कितना व्यस्त रखते हैं। देखिए ना, हम हर बार मोबाइल खुलकर देखते हैं, अरे क्या आ गया, अरे क्या आ गया। तो हो सकता है कि ये संदेश हमारा भला करने से ज्यादा तो नुकसान ही कर रहे हो। जब मोबाइल पर कोई संदेश हमें मिलता है तो हमें लगता है कि हमें जवाब जरूर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे काम से जुड़ी चीज है। लेकिन क्या होता है कि लगातार जुड़े रहने का मतलब ये भी है कि हम काम में गहराई से सोचने का मौका हमें मिल ही नहीं पाता है और हमारी एकाग्रता भंग होती है। आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे लिख रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बिल्कुल, और लोग एकाग्रता वाला कोई हम काम कर रहे हैं, खासतौर पर कोई ऑफिस वर्क है, बिल्कुल, कि हम वहाँ एकाग्रता में काम में डूबे हुए हैं, मन लगाए हुए हैं, वहाँ अगर हमने बीच में उठ के कोई मैसेज देखा, हो सकता है वो संदेश काम का ना होकर हमें ऐसा हो कि हमें डिस्टर्ब कर दे और वहां से हमारा ध्यान वो भटका देगा। तो हर समय मोबाइल नेटवर्क से जुड़े रहना या तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं बिल्कुल होता है। ये हमारी जिंदगी को शायद दयनीय भी बना सकता है, हमें बहुत सारी मुश्किलों में डाल सकता है। इसलिए ईमेल या दूसरे मैसेजिंग एप्स पर तुरंत उत्तर देना बड़ा आसान है, लेकिन कई बार हम खुद को दोषी महसूस करते हैं कि लगता है कि नहीं, सामने वाला भी फिर ऐसा ही करेगा, हम जवाब नहीं दे रहे, वो भी हमें जवाब नहीं देगा, तो इस सोच में भी कई बार हम जवाब देते हैं। तो ये जो कई बार हमें लत भी लग जाती है इस तरह की ना। फेसबुक पर आपने देखा है कोई मैसेज आप डालते हैं और बार बार देखते हैं कि लाइक आए कि लाइक्स आए क्या, लाइक्स आए क्या। पता नहीं क्या क्या भूख होती है हमारे अंदर ये लाइक्स आने की। 4 हमें कोई व्यूज मिल जाएं, हम खुश हो जाते हैं उन 4 व्यूज से जिन्हें हम शायद ज्यादा जानते भी नहीं है और वो सच भी लिख रहे हैं कि नहीं ये हमें पता भी नहीं होता। बिल्कुल, तो ये जो गैर जरूरी चटर पटर है जो हम खामखा मोबाइल पर और ईमेल पर करते हैं, इसको हम थोड़ा रोक सकते हैं अपने ध्यान को फोकस करने के लिए, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। मैंने एक महिला को देखा था चंचल, नवविवाहित महिला थी और छोटा सा बच्चा भी था उसकी गोद में। तो वो बैठी थी किसी प्रोग्राम में, मैं भी आसपास ही बैठी थी। मैंने देखा बच्चा उसका लगातार रो रहा है लेकिन उनका ध्यान मोबाइल पर। वो लगातार चैटिंग कर रही है मोबाइल में और बच्चे को एक हाथ से हिला रही है चुप कराने के लिए और दूसरे हाथ से लगातार उनके हाथ मोबाइल की उस पर चैट बॉक्स पर चल रहे हैं। मैं हैरान रह गई देखकर कि ये कर क्या रही है महिला। ना बच्चा चुप हो रहा है और ना मोबाइल को हैंडल कर पा रही है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे किस्से देखने में आते हैं कि मोबाइल में हमारा ध्यान इतना खो जाता है कि बच्चा कहीं दूर चला गया हमसे या कहीं वो गिरते गिरते बचा, या कई बार हमारे जो सामान है वो भी कहीं को उठा के ले गया, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो कहते ना हमने एकाग्रता से एक ही काम किया, वो मोबाइल में ध्यान इतना लगाया लेकिन अब
दो सी चीजें भूल गए और उसी में डूब गए। और कई बार होता है मोबाइल में हम इतना डूब जाते हैं कि हमें अपने घर के काम, ऑफिस के काम, बाहर के काम कुछ भी याद नहीं आते हैं। बहुत बहुत सारी चीजें हमें बाद में पता चलती है कि अरे घड़ी तो बहुत आगे निकल गई और हम बहुत पीछे रह गए। तो कम से कम हम जितने ज्यादा खुद को व्यस्त करते हैं, मतलब बहुत सारे कामों में उलझाते हैं, हम उतने ही सारे काम बदलते भी जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए व्यस्त महसूस करना गहरी एकाग्रता को बिल्कुल भी सहायक नहीं होता है। ध्यान भटकने के बाद में दोबारा ध्यान केंद्रित करने में बहुत सारा समय लग जाता है और ये डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर रहे थे। तो हर काम में दोबारा ध्यान लगाने में समय जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये कहना है स्वामी विवेकानंद का। तो विवेकानंद जी की बात को भी हमें मानना चाहिए। और हमारे श्रोता बहुत सारे जो इस समय ध्यान लगाए बैठे होंगे कि भाई बातें तो बहुत हुई, एक गीत भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक समय में एक बात, क्या अब गीत सुनते हैं। आज के मेहमान कार्यक्रम में यादें निदा फाजली की। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हमारी मेहमान हैं अभिनेत्री, गायिका और लेखिका
मालती जोशी फाजली कि वो मुझे छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी, फिर मैंने वो पढ़ा। प्रपोजल की गजल थी। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे। वो आपको बताएंगी अपनी जीवन यात्रा के बारे में। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। 26 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो हम बात कर रहे थे कि एक बार में एक ही काम करना है। इस पर बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं के मिले हैं। हमारे श्रोता का कहना है कि गलतियों की संभावना इससे कम हो जाती है, तनाव कम होता है, आप अधिक शांत और केंद्रित महसूस करते हैं, ध्यान केंद्रित करवा पाते हैं, जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखते हैं, समय का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कुल मिलाकर एक समय में एक काम करना अधिक उत्पादक, कम तनावपूर्ण और रचनात्मक जीवन जीने का शानदार तरीका है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार में करें एक ही काम, ये हमारे जैसे भुलक्कड़ लोगों के लिए जरूरी नुस्खा है। मैं एक काम में 3-4 काम करना चाहता हूं, लेकिन सब उल्टा हो जाता है और नुकसान भी होता है। तो एक काम में करें एक ही काम, न करें ढेर सारे काम। बिल्कुल सही बात लिखी है कि बहुत सारे काम उल्टे पुल्टे हो जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान बहुत सारी जगह पर रहता है, भटक जाता है। हमारे एक श्रोता का कहना है एक समय में एक काम करें और उसे पूरा करें। इंसानी दिमाग की क्षमता सीमित है और किसी निश्चित समय में वो उतना ही काम कर सकते हैं। काम के दौरान उसमें बहुत सारी चीजों को ठूंस कर भर देने से फायदे की जगह नुकसान होने का खतरा बना रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक वक्त में एक ही काम एकाग्रता से करें और शुरुआत में उस काम में मन स्थिर होने में कुछ समय जाता है, फिर उस काम में आपकी एक्यूरेसी उत्तम आकर संबंधित काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं तो आज का ये सखी सहेली का एपिसोड मैं कल यूट्यूब पर पूरी एकाग्रता से सुनूंगा। गाड़ी चलाते वक्त ऑन एयर सुनूंगा तो लिसनिंग में पूरी एक्यूरेसी नहीं आएगी। और ये कमेंट मैंने एक हॉल्ट में लिखा है, नहीं तो सोचेंगे कि व्हीकल ड्राइविंग में लिख रहा है। मतलब उन्होंने कहा है कि भाई मैं एक रुक कर कहीं पे लिख रहा हूँ। हाँ, ताकि ड्राइविंग एक साथ दो काम ना हो, ड्राइविंग भी कर रहे हैं और ड्राइविंग करते करते गाने सुनना। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो ये भी अच्छी बात है। जैसे उन्होंने लिखा इत्मीनान से वो बाद में सुन लेंगे प्रोग्राम। बिल्कुल। एक और श्रोता का कहना है कि एक बार में करें एक काम, इससे हमारी एकाग्रता उस काम को करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होती है और सफलता हमारे कदम चूमती है। लेकिन ये तो संसार है ना, इसमें परिस्थितियों वश ध्यान का बटना स्वाभाविक ही है और फिर काम की सफलता सुनिश्चित ना होते हुए अभ्यास परक हो जाती है। जबकि कार्य के प्रति हम एकाग्र होने का अभ्यास करें तो सफलता भी कदम चूमेगी और फिर दूसरे अभ्यास की आवश्यकता हमें नहीं रहेगी। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। वहीं एक श्रोता का कहना है कि हम कई बार एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारे दिमाग को एक बार में एक से ज्यादा चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते। अतः प्रयास यही करें कि एक काम को एक बार में अच्छी तरह से किया जाए। तो बिल्कुल हमारे जितने सुनने वाले हैं वो इस बात से सहमत हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए, वरना करने चले 10 काम और एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। और क्या होता है कि काम भी नहीं हो पाता है और आपका समय भी बर्बाद होता है। तो हम भी समय बर्बाद नहीं करते। अब गाना सुन लेते हैं। होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे।
याद होगा कभी हम मिले थे। पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। चंचल, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। इस अंतराल के बाद हम सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं चंचल। और अब क्या नया लेकर आई हो? मंदाकिनी जी, आज है विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि टीबी, वर्ल्ड टीबी डे है आज। और ये एक बहुत घातक रोग है और संक्रामक रोग है, इसीलिए शायद ये ज्यादा घातक है कि संक्रमण से बहुत जल्दी फैलता है। तो इसमें बचाव की बहुत जरूरत है और इसीलिए जानकारी देने के लिए हमारे पास हम जो आज बातचीत सुनवाने वाले हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल से, उनसे बातचीत की है यूनुस जी ने। हाँ, तो ये बातचीत सुनते हैं ये महत्वपूर्ण बातचीत। पिछले कई सालों में विश्व भर के जो टीबी के मरीज है, उससे सबसे ज्यादा मरीज हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। और आजकल जो दवाई की असर न होने वाले टीबी के मरीज, हम डॉक्टर को लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मतलब ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। और ये सब के चलते हुए भारत में हर दिन 1000 लोगों की मृत्यु सिर्फ टीबी की वजह से होती है। तो सरकार उस पर बहुत काम कर रही है, बहुत सारा खर्चा कर रही है टीबी की जल्दी निदान करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट देने
देने के लिए। और उसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो टीबी का एक मरीज बीमारी की वजह से अपने दिन प्रतिदिन के काम पे नहीं जा सकता है, और वो जब काम पे नहीं जाता है उसके लिए वजह से भारत सरकार को हर साल तकरीबन $100 मिलियन का रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। जी जी। तो जो स्वास्थ्य समस्या है टीबी के रिलेटेड और उसके कनेक्टेड जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीजन ने 2018 में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू किया। ये बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि ये प्रोग्राम के अंतर या उसके फलस्वरूप आज भारत में टीबी के जो मरीजों की संख्या में 17% लोग पेशेंट कम हो गए हैं और उसका मृत्यु दर भी 21% कम हो गया है। और ये जो सफलता है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए 7 दिसंबर 2024 को, मतलब हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीजन ने 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन शुरू किया है, जो इस समय चल रहा है। जी। तो ये जो सफलता पाई है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की एक कोशिश है। कौन से ऐसे प्रयास हुए जिसकी वजह से जो टीबी के मरीजों की तादाद में आपने बताया कि 17% की गिरावट आई है, तो ये कामयाबी किस तरह के अभियान के जरिए हासिल की गई है? इसके बाद हमें ये बताइएगा कि ये जो 100 डेज वाला कैंपेन है जो आपने कहा कि अभी दिसंबर से शुरू हुआ है, ये कब तक चलेगा और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है? जो 2018 से ये कैंपेन चालू है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसमें मेन बात जो है वो अवेयरनेस, जन जागृति बहुत जरूरी है। हाँ। स्क्रीनिंग, लोगों को ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ये सब चीजें हो रही है, तो लोग सामने आ रहे, अपनी जांच करा रहे और उसकी वजह से ट्रीटमेंट शुरू हो रही है। तो ये जो अभियान शुरू हुआ है 2018 से, और 7 साल में अगर हम देखें तो टीबी के मरीजों में जो कम हुई है उसमें जो अभी 1 लाख आबादी में वो घट के 195 हो गई है। जी। पहले कितना था? पहले 250 के ऊपर था भारत में, और इसे हमें 47 तक लेके जाना है। जी जी जी। ओके। उसी तरह जो मृत्यु दर था जो बहुत पहले ज्यादा था, अभी वो घट के 1 लाख आबादी में 22 हो गया है और उसे हमें मात्र 3 पे लेके आना है। जी जी। तो ये जो लक्ष्य हासिल करने के लिए ये 100 डेज कैंपेन शुरू किया है, जो 7 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है और वो 24 मार्च 2025 तक जो वर्ल्ड टीबी डे है उस तक तो चलेगा ही, और आगे भी देखेंगे कैसे हो रहा है ये। जी। तो इसमें क्या योजना बना रखी है? इन 100 दिनों में क्या क्या किया जाएगा जिसकी वजह से टीबी के बारे में जागरूकता फैले और लोगों को ये समझ में आए कि भारत सरकार जिस तरह का सघन अभियान चला रही है उसका असर भी हो रहा है और सबको साथ आगे बढ़ना है? टीबी एक संक्रामक बीमारी है और उसको नियंत्रित करने के लिए उसका फैलाव या उसका ट्रांसमिशन रोकना बहुत जरूरी है। वो तब मुमकिन है जब जितने भी पेशेंट हैं उनका जल्दी से जल्दी निदान किया जाए और उसकी सही ट्रीटमेंट शुरू की जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी भारत में तकरीबन 2 मिलियन टीबी के मरीज सिस्टम से मिसिंग है। और जब तक वो सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक इसका लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। तो ये इसको सिस्टम में लाने के लिए भारत सरकार ने 100 डेज अभियान शुरू किया है। उसके अंतर्गत जन जागृति, जन भागीदारी, स्क्रीनिंग और न्यूट्रिशन सपोर्ट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार उठा रही है। जी। आपने बताया कि 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग सिस्टम में नहीं है। हाँ। ये कहाँ है? इसकी क्या वजह है? ये हो सकता है कि कोई लोग प्राइवेटली ट्रीटमेंट ले रहे हैं जी, जो उसका नोटिफाई नहीं हो रहा है। दूसरा है ये जो कुछ दवाई लेते, दवा 6 महीने कम से कम लेनी रहती है, वो 2 महीने लेने के बाद बंद कर देते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो या कोई लोग इवन दो वो बीमार है लेकिन अपनी जांच नहीं कराते बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि लोग सिस्टम में नहीं आ रहे, तो उनको बस जागरूक करना और जन भागीदारी हम एक्सपेक्ट करें इसमें। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि टीबी के लक्षण क्या हैं, मोटे मोटे तौर पर तो आपने बता दिया, लेकिन इन दिनों एक विचित्र बात भी देखी जा रही है कि कई बार खांसी का लक्षण नहीं देखा जाता, उसके बावजूद मरीज में टीबी निकलती है। ये क्या मामला है? और दूसरा एक जो ड्रग रेजिस्टेंस वाली बात बताई थी उसको भी थोड़ा साफ कीजिए। टीबी अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है जो पल्मोनरी, जो फेफड़े की टीबी, इसमें खांसी एक प्रमुख लक्षण होता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिना फेफड़े की टीबी जो वाले है उसमें खांसी नहीं आती है। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि गले में स्वेलिंग आती है, या उनको चेस्ट पेन होता है खाली, या उनको वजन खाली कम होता है, पेट में दर्द होता है। तो ये सब तो अलग अलग प्रकार
प्रकार के पल्मोनरी ने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गन में उनको टीबी हुआ है उसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पल्मोनरी टीबी होता है तो उसका प्रमुख लक्षण खांसी ही होता है। ये फेफड़े का टीबी? फेफड़े का टीबी, यस। और कहाँ होता है? तो दूसरा जो कॉमन है वो फेफड़े के बाहर का जो आवरण है उसको हम प्लूरा बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है जी। तो ये भी कॉमन है। दूसरा जो लिम्फ नोड्स टीबी जो गले में गांठ आती है तो ये भी कॉमन टीबी है। देन जो आपने आंत का टीबी, देन बोन्स का टीबी, स्पाइन का टीबी, ये भी बहुत कॉमन दिखाई दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि हमारे हेयर्स, हमारे दांत और हमारे नाखून छोड़ के टीबी कहाँ पे भी हो सकती है। ओहो, बहुत ही डरावनी बात है ये तो। मैं वापस बोलता हूँ, अपने हेयर्स, अपने नाखून, अपने दांत छोड़ के टीबी कहाँ पे भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये होती कैसे है? ये तो नेचुरली वो ट्रांसमिशन से होती है। तो बॉडी में कीटाणु जाते हैं और जब तक हमारी इम्यूनिटी सही रहती है वो कीटाणु सोए हुए रहते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तभी वो जाग जाते हैं और एक्टिव डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक सर्वे में ऐसा मालूम पड़ा है कि भारत में अराउंड 40% लोगों को ये जो टीबी के कीटाणु उसको हम लेटेंट टीबी बोलते हैं या टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन टीबी उनको हुआ नहीं है। अच्छा, 40% एक सर्वे में सामने आया है। तो ये तो तकरीबन आधी तादाद हो गई। तो जब उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तब ये कन्वर्ट हो जाती है बीमारी में, तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। तो उसकी भी आजकल जांच भी आ गई है, उसकी ट्रीटमेंट भी आ गई है। हम इसे टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो सभी, वापस बोलूंगा, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अवेलेबल है और मुफ्त में अवेलेबल है वो जी। तो ये लाभ आप सभी को जरूरी तौर पर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कई लोगों के भीतर कीटाणु होते तो हैं लेकिन वो जागृत नहीं है। जांच में ये पता चल सकता है कि ये कीटाणु मौजूद है। सही है। दूसरा आपका सवाल जो था कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, तो अगेन टीबी को हमने दो क्लासिफिकेशन किया है, एक ड्रग सेंसिटिव एंड ड्रग रेजिस्टेंट। तो ड्रग सेंसिटिव ट्रीटमेंट में बहुत कम दवाई काम आती है, दवाई की खर्चा भी कोई ज्यादा होता नहीं है और 6-7 महीने में दवाई खत्म भी हो जाती है और उसका साइड इफेक्ट भी दवा भी बहुत कम है। लेकिन अभी मैंने बताया है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हम डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। तो उसमें जो नॉर्मल दवाई है जो काम आती है वो असर नहीं करती कीटाणु को मारने के लिए, तो हमें बहुत सारी एडवांस दवाइयां देनी पड़ती है और उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है और उसके ड्यूरेशन ऑफ बहुत ज्यादा है। और ये दवाइयां भी टोटली हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री में मिलती है। और एक अच्छी बात बताता हूं कि जो अभी नया रेजिम आया है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जो उसकी ट्रेनिंग पूरी डॉक्टर को दी गई है और बड़े बड़े सरकारी अस्पताल में ये शुरू भी होगा, उसको बीपाल बोलते हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेडिसिन जो न्यू रेजिमेन आई है जो देने से इवन ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी 6 महीने में ठीक हो सकता है। क्या बात है। इसका मतलब आपने एक उम्मीद की किरण दी कि टीबी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर ठीक तरीके से समय पर इलाज करवाया जाए तो ठीक हो सकता है। यस, श्योर। यहाँ मुझे ये बताइए कि जो लोग बहुत छोटे शहरों में हैं या बहुत छोटे गांव में हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें घबराने की जरूरत है या अब सब जगह इलाज मौजूद है? सब जगह पे इलाज मौजूद है, डॉट सेंटर सब जगह पे अवेलेबल है जी, और उसके कनेक्टेड हॉस्पिटल भी रहते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर सपोज किसी को एडमिट होना पड़ा टीबी की वजह से तो वो भी मुमकिन है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो किसी को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है जी, जस्ट अपना टेस्ट करे और ट्रीटमेंट शुरू कर दे बस। न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए भी भारत सरकार 1000 रुपीज हर महीना उनको देने वाली है। न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए ये भी सुविधा तैयार हो चुकी है जी। तो इसका हमने सबने उसका फायदा उठाना चाहिए और अपने भारत देश को टीबी मुक्त करने में हमने सहभागी होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, कई तरह की बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में अमूमन टीके होते हैं, वैक्सीनेशन की एक पूरी प्रोटोकॉल होती है जो बच्चों को एक कार्ड बनता है। क्या टीबी को लेकर इस तरह का कोई वैक्सीन है और उसका कोई प्रोटोकॉल है? जो बचपन में हमने सबने बीसीजी वैक्सीन लिया है जी, अभी जो एडल्ट बीसीजी वैक्सीन भी शुरू हुआ है। अच्छा, अभी आज भारत में वो एक रिसर्च मोड पे है, रिसर्च लेवल पे है। मुंबई में भी शुरू है, बहुत सारे स्टेट में ये शुरू किया है। तो उसका रिजल्ट आने के बाद वो मुहिम भी शुरू होने वाली है, एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन कहते हैं उसे। अच्छा, ये भी शुरू हो रहा है, हो चुका है। जो हाई रिस्क लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है एडल्ट में। अच्छा, तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी हम लोग हिस्सा बन सकते हैं? यस, हिस्सा बन सकते हैं। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई में भी बहुत सारे जोन तैयार किए गए हैं, उसमें भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हमारे जो डॉट्स के अधिकारी कर्मचारी लोगों के घर पे जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे काउंसलिंग कर रहे हैं कि बीसीजी वैक्सीन में पार्टिसिपेट करने के लिए जी। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी बातें टीबी को लेकर की हैं कि उसके लक्षण क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, और इसके अलावा आपने टीबी के बारे में बहुत जरूरी ब्यौरा भी दिया है। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत जरूरी होती है और वो ये है कि
पोषण, न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, खुराक क्या होना चाहिए टीबी के एक मरीज की? तो जैसे कि जो माल नरिश लोगों को भी टीबी का खतरा ज्यादा रहता है, तो टीबी के बारे में जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए जी। और न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन डाइट वो बहुत जरूरी है, और वो देना इसलिए जो भारत सरकार मैंने बताया है कि वो 1000 रुपीज न्यूट्रिशन के सपोर्ट में दे रही है। जी जी जी। तो हमने भी न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान देना चाहिए, और मैं श्रोताओं को बोलूंगा कि आप भी ये न्यूट्रिशन सपोर्ट कोई डॉट सेंटर अडॉप्ट करके उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन दीजिए कि न्यूट्रिशन सपोर्ट होना चाहिए, लोगों को न्यूट्रिशन पहुंचाइए। अच्छा, तो जो लोग समर्थ हैं वो इस तरह का योगदान भी कर सकते हैं? यस, योगदान भी कर सकते हैं न्यूट्रिशन सपोर्ट का। इसमें क्या क्या करना होता है? इसमें जो ड्राई राशन है वो जो भी वो पेशेंट रहते हैं वो डॉट सेंटर के द्वारा उनको दिया जाता है पेशेंट को, ये स्पॉन्सर के थ्रू। अच्छा अच्छा। तो देखिए यहाँ एक नई बात सामने आई है कि जो सामान्य लोग हैं, समर्थ लोग हैं, समाज का भला करना चाहते हैं, वो स्थानीय डॉट सेंटर से जुड़ के और न्यूट्रिशन सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। परिवार को एक टीबी के मरीज का ख्याल रखते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि अपने परिवार के दूसरे लोगों में ये रोग न फैले और वो पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए मरीज की मदद कर पाए? तो अगर हमारे घर में किसी टीबी का मरीज है तो पहला तो वेंटिलेशन अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और हमारे घर के अंदर सनलाइट भी आना बहुत जरूरी है। आजकल देखा गया था गाड़ी एसी, घर एसी, ऑफिस एसी। हाँ। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना चाहिए। हमने गुड वेंटिलेशन रूम होना चाहिए जी। और सनलाइट अच्छी होनी चाहिए, और सबसे जरूरी है कि वो मरीज अपनी खुद की जिम्मेदारी से लेके अपना मास्क पहन के रखे। तो मरीज ने मास्क पहनना जरूरी है, और फैमिली मेंबर भी पहन सकते हैं, और उनके साथ में फैमिली मेंबर ने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अच्छा खाना खाना है। और मैं सलाह दूंगा कि विटामिन डी भी ले वो अच्छी तरह से। विटामिन डी भी बहुत जरूरी है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, और भारत में वापस जो विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी पाई गई है, तो विटामिन डी भी लेना बहुत जरूरी है। और जिसके घर में टीबी के पेशेंट है उसको हम हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जी। उन्होंने तो अपना जांच डेफिनेटली कराना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। और वंस अगेन वो भी टोटली फ्री होता है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जी, और उसको हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट बोलते हैं हम लोग। अच्छा, तो जब भी कभी किसी परिवार के सदस्य को टीबी निकलता है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो न केवल मरीज का बल्कि अपना खुद का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखे। तो चंचल, आज वर्ल्ड टीबी डे पर हमने एक खास बातचीत सुनवाई थी। डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल से बातचीत कर रहे थे हमारे वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान। तो अब सुनते हैं एक गीत। आज सावन बीता जाए, आए रे सावन बीता जाए। आज बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए।
जाए। चांद का बदरा गरबा लगाए और भी मोरा मना ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा। यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए। आज हलवाए बाल मार सावन बीता जाए रे, सावन बीता जाए। तो आज सोमवार का दिन है और हम एक सखी विशेष की बात करेंगे जो खेल से जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी के खेल से जुड़ी हैं जी। और इस खेल में ये एक अलग मुकाम रखती हैं। 80 और 90 के दशक में वो एक बहुत शानदार खिलाड़ी रही हैं और वर्तमान में एक सफल कोच है। उनके लिए हम ये कह सकते हैं मंदाकिनी जी कि वो एक शानदार खिलाड़ी और शानदार कोच है और विश्व चैंपियन भी वो रह चुकी हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी सहित बहुत सारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी है इन्होंने। जी बिल्कुल सही कहा है। और तीरंदाजी के खेल की अगर हम बात करें तो 10 वर्षीय पूर्णिमा महतो को तीरंदाजी ने आकर्षित किया था। जब वो अपने घर से स्कूल आया जाया करती थी ना, तो वहीं उसके घर के पास एक मैदान था चंचल, और इस खेल के मैदान में बांस के धनुष से तीरंदाजी का अभ्यास एक साथ लाइन में खड़े होकर बच्चे किया करते थे और वो उन्हें दूर से देखा करती थी। यहाँ कोच लॉरेंस क्रिस्पोटा खिलाड़ियों को तीरंदाजी यानी आर्चरी की ट्रेनिंग देते थे। तो जब दूसरे बच्चे स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भागते थे तो छोटी पूर्णिमा उन्हीं तीरंदाजों को देखने के लिए वापस खेल के मैदान में चली जाती थी। और फिर बहुत जल्द कुछ ऐसा हो गया मंदाकिनी जी कि एक किनारे से खड़े होकर खेल देखना बस ये उनके लिए काफी नहीं था। तो उनको लगा कि मुझे भी ये खेल सीखना चाहिए। और ये बात जब उन्होंने अपने घर पर कही अपने माता पिता से, तो जैसे हर माता पिता लड़कियां हैं भाई पहले तो ना करते हैं, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने जिद की तो पूर्णिमा मेहता के पिता जो थे वो मान गए। और जब पूर्णिमा के पिता कोच लॉरेंस क्रिस्पोटा के पास पहुंचे ना, तो कोच ने पूर्णिमा को देखा। उस समय वो एक दुबली पतली सी लड़की हुआ करती थी। कोच ने उसके हाथ की मांसपेशियों को छूकर कहा कि वो तो धनुष की प्रत्यंचा, जिसे कि हम डोरी कहते हैं, उसको भी खींच ही नहीं पाएगी, पता नहीं खींच पाएगी भी कि नहीं। और लेकिन कोच ने पूर्णिमा का जब उत्साह देखा ना, तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और बस 7 महीने की जब ट्रेनिंग उनकी हुई तो इसी दौरान बर्मा माइंस में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया। इसके बाद घर के पास ही जब ट्रेनिंग सेंटर उनका बंद हो गया जहां वो आया जाया करती थी, तो उन्होंने बर्मा माइंस में ट्रेनिंग शुरू की। यहाँ कोच जेजी बनर्जी और पीएन दास से पूर्णिमा ने प्रशिक्षण लिया। हाँ, और 1991 में पूर्णिमा महतो के जीवन में एक सबसे बड़ा बदलाव ये आया चंचल कि जब सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसमें झारखंड महिला टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और पूर्णिमा व्यक्तिगत स्पर्धा में 12वें स्थान पर थी। तो इस टूर्नामेंट के आधार पर 16 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए किया गया और इसमें पूर्णिमा का भी नाम शामिल था। पूर्णिमा महतो इस बारे में बताती हैं कि इस कैंप के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद उनका चयन 1993 में भारतीय टीम में हुआ। इसके बाद उन्होंने एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया और ये उनके शानदार करियर की एक शुरुआत थी जिसमें वे सब जूनियर चैंपियन बनी और फिर राष्ट्रीय चैंपियन भी बनी आगे चलकर। और जब उनकी उम्र करीब 17 साल की रही होगी तब पूर्णिमा ने 1994 में पुणे में हुए नेशनल गेम्स में मेडल की झड़ी लगा दी थी। क्या बात है। हाँ, इसमें पूर्णिमा महतो ने सारे गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा दिया और उसने 70 मीटर, 60 मीटर, 50, 30 और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर कुल 6 पदक अपने नाम कर लिए। तो उस साल उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1994 के एशियाई खेलों में भाग लिया पूर्णिमा ने और एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व किया जहां भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 1998 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। इसके बाद पूर्णिमा ने 2000 तक बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया और पदक भी जीतती रही वो। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने झारखंड की बेटी और आर्चरी कोच पूर्णिमा महतो को भारत सरकार ने 2013 में कोचिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया। और वहीं इसके पहले उनको 2011 में बेस्ट कोच के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2024 में एक और बड़े सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। और पूर्णिमा बताती हैं कि तीरंदाजी बहुत तकनीकी खेल है, बुनियादों बातों पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना जरूरी है और जो बच्चे सीख रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि सीधे कोई ओलंपिक नहीं जीतता, कदम दर कदम ये
भी वो सीखा जाता है। तो अब एक गीत सुन लिया जाए। ऐ हुस्न बेखबर तुझे तकने को एक नजर झुकता तो होगा रोज तेरे घर पे माहता। जाने चमन ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा। मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा। डर है कहीं ये पानी भी बन जाए ना शराब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। मंदाकिनी जी 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के शार्पविले शहर में अफ्रीकियों ने दक्षिण अफ्रीका के प्रशासन द्वारा लागू किए गए नस्लीय भेदभाव को बढ़ाने वाला जो कानून था उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। और इसके विरुद्ध जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को दक्षिण अफ्रीका के प्रशासन द्वारा क्रूरता से दबा गया। और इसीलिए 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया। जी बिल्कुल। और आज इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस और सप्ताह हम लगातार मना रहे हैं। तो हर साल 21 से 27 मार्च दुनिया भर के देश और संबंधित संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं नस्लीय भेदभाव का विरोध करने की अपील करने के लिए सप्ताह और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है। और दुनिया भर के जो देश हैं चंचल, वहाँ उन देशों ने नस्लीय भेदभाव को खत्म करने में काफी प्रगति हासिल की है और कई देशों ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कानून भी पारित कर दिए हैं। बिल्कुल। तो अब सुनते हैं एक गीत। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं।
सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। इस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं। तो चंचल, अब हमें वक्त जो है इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस बातचीत को और जारी रखें, तो फिर अब इस कार्यक्रम से हमें विदा लेनी होगी। तो चंचल वर्मा का और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।